हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के डिस्कशन में मैं मीन प्रॉफिट्स के क्लेम की बात करूँगा कि किसके अगेंस्ट हम मीन प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक में क्लेम की। हम लोग बात करेंगे अगेंस्ट whom mean profits can be claimed। तो इसका डिस्कशन आज हम लोग देंगे। सो दैट मीन्स हम लोग क्लेम मीनफुल पोजेशन, मीनफुल प्रॉफिट या मीन प्रॉफिट के क्लेम की बात आज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कोई डिफेंडेंट अगर किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस करता है तो ये क्लेम, ये मीन प्रॉफिट के क्लेम का एसेंस बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रॉन्गफुल पोजेशन अगर कोई डिफेंडेंट कर रहा है सो ये रॉन्गफुल पोजेशन एसेंस ऑफ क्लेम बन जाएगा। ठीक है, इन मीन प्रॉफिट्स। तो मीन प्रॉफिट्स में ये देखा जाएगा कि डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली कोई प्रॉपर्टी अगर पजेस की है, सो उस पोजेशन को या उस एक्ट को हम क्लेम कर सकते हैं। ये रॉन्गफुल पोजेशन है इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द डिफेंडेंट्स लाइबिलिटी। also the foundation of defendant's liability। दैट मीन्स कि डिफेंडेंट को वो रॉन्गफुली पजेस प्रॉपर्टी रिटर्न करनी पड़ेगी उसके रियल ओनर को। सो अब बात करते हैं रूल क्या है इस बेसिस पे, मीन प्रॉफिट के क्लेम का रूल क्या है। सो क्लेम का रूल ये है कि पर्सन जो है, दैट मीन्स पर्सन लाइबल होगा, लाइबल फॉर मीन प्रॉफिट्स। मतलब पर्सन के अगेंस्ट हम लोग मीन प्रॉफिट का सूट फाइल कर सकते हैं, या कोर्ट मीन प्रॉफिट की डिक्री पर्सन के अगेंस्ट फाइल कर सकता है। कब? ये पर्सन रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को पोजेस करना चाहिए, रॉन्गफुल पोजेशन होना चाहिए, और ये इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहिए। और बेसिकली ये प्रॉपर्टी एंजॉय करेगा एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज। सो दैट मीन्स अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पोजेस करता है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को का एंजॉयमेंट भी करता है, सो वो मीन प्रॉफिट के लिए लायबल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने लूसी वर्सेस मरियप्पा के केस में स्टेटमेंट दिया था। लूसी वर्सेस मरियप्पा 1979 का केस। अब बात करते हैं कि इसमें हम लोगों ने एक पॉइंट नोट किया, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। सो मीन प्रॉफिट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ये के रिगार्ड में ही क्लेम किए जा सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर एक नोट लिखूँ, सो ये नोट ये है कि जो मीन प्रॉफिट हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं।
with regard to only immovable properties, only immovable properties. So ये नोट की हम लोगों ने बात की. सो कोर्ट अगर डेक्री पास करती है किसकी, मीन प्रॉफिट की डिक्री अगर पास करती है तो किन पर्सन के अगेंस्ट मीन प्रॉफिट्स की डिक्री पास होगी. ओके, सो पास अगेंस्ट अब एग्जाम्पल के फॉर्म में एक एक करके देखते हैं कि किन पर्सन के अगेंस्ट या किन के अगेंस्ट कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके अगेंस्ट डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट्स कोर्ट पास कर सकती है. तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्रेसपासर. एक घुसपैठी है, उसके अगेंस्ट डिक्री पास हो सकती है. सेकंड, एक पर्सन के अगेंस्ट पास कर सकते, एक पर्सन के अगेंस्ट पास हो सकती है. और ये पर्सन क्या है, इस पर्सन के अगेंस्ट डिक्री ऑफ पोजेशन कोर्ट ने पास कर रखी है. ओके, so that means decree of mean profits can be passed against the person against whom a decree for possession is passed by the court. So that means decree of possession is passed. कोर्ट ने ये मान लिया कि ये डिक्री, ये पर्सन ने इस प्रॉपर्टी को पोजेस किया है, सो इसके अगेंस्ट डिक्री पास हो कोर्ट करती है. थर्ड हम लोग एग्जाम्पल पढ़ देंगे. थर्ड है एक मॉर्गेजर. एक मॉर्गेजर के अगेंस्ट भी कोर्ट में डिक्री फाइल कर सकती है. ये मॉर्गेजर क्या है, इसने प्रॉपर्टी को, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को पोजेस कर रखा है. ओके, possessed mortgage property. जो गिरवी रखता है. सो मॉर्गेजर के अगेंस्ट डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट पास हो सकती है. और ये मॉर्गेजर कब पास हो सकती है, जब इस मॉर्गेजर ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी को पोजेस कर रखा है. ओके, और कोर्ट ने एडिशनल फोरक्लोजर की डिक्री उसके अगेंस्ट पास की है. तो दैट मीन्स डिक्री ऑफ फोरक्लोजर has passed against him. So मैं बताता हूँ, अगर कोर्ट मॉर्गेजर के अगेंस्ट डिक्री ऑफ फोरक्लोजर पास करती है, दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज ली थी, अब आप वो उसके रियल ओनर को दीजिए. बट कोर्ट की डिक्री पास होने के बाद भी, इवन आफ्टर ये डिक्री कोर्ट के अगेंस्ट, मॉर्गेजर के अगेंस्ट पास कोर्ट ने की है, तब भी वो अगर इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को पोजेस करता है, सो डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट मॉर्गेजर के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ये मॉर्गेजी के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है. कब, जब वो उस अमाउंट को नहीं क्लियर कर पा रहा हो और
उस अमाउंट को क्लियर नहीं कर पाने का मतलब मॉर्गेजर के अमाउंट को नहीं क्लियर करवाने के बावजूद भी उस प्रॉपर्टी को उसने अपने पास रख रखा है, जो कि अब राइटफुली उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सो कोर्ट की रिडम्पशन की डिक्री उसके अगेंस्ट पास होती है। रिडम्पशन का मीन्स कि मॉर्गेजी से वो प्रॉपर्टी लेके मॉर्गेजर को दी जाएगी। सो कोर्ट अगर ये प्रॉपर्टी ये डिक्री ऑफ रिडम्पशन पास कर चुकी है, इवन आफ्टर, उसके बावजूद भी अगर वो उस प्रॉपर्टी को पजेस करता है मॉर्गेजी, सो उसके अगेंस्ट भी डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट पास की जा सकती है। सो क्या मैंने बोला कि अगर कोई मॉर्गेजी है और मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इवन आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिक्री पास हो गई है उसके अगेंस्ट। ओके, दैट मीन्स अ डिक्री ऑफ रिडेम्पशन, जो इस केस में मॉर्गेजर राइटफुल ऑनर है। सो कोर्ट ने डिक्री ऑफ रिडेम्पशन पास कर दी है, तो दैट मीन्स ये राइटफुली इसकी प्रॉपर्टी हुई है, तब भी मॉर्गेजी ने उसको पजेस कर रखा है। सो डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट मॉर्गेजी के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। जबकि प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा कि इवन आफ्टर मॉर्गेजी ने जो मॉर्गेजर का प्रॉपर्टी या जो अमाउंट है वो क्लियर करने के बाद भी मॉर्गेजर ने उस प्रॉपर्टी को परचेस कर रखा है। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि डिक्री ऑफ फोरक्लोजर उसके अगेंस्ट पास होने के बाद भी मॉर्गेजर ने वो प्रॉपर्टी को परचेस कर रखा है। सो तब उस केस में ये डिक्री पास की जाती है। तो डिक्री ऑफ रिडम्पशन इज पास्ड अगेंस्ट हिम। दिस द फोर्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ, एक टेनेंट, एक किराएदार के अगेंस्ट भी डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट फाइल की जा सकती है, एक टेनेंट के अगेंस्ट भी। किस बेसिस पे? कि उसको एक नोटिस टू क्विट, कि वो जिस जगह पर रह रहा है उस जगह को क्विट करने का नोटिस उसके अगेंस्ट इशू हो गया, बट तब भी वो उस प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए है, तो उसके अगेंस्ट भी डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट पास की जा सकती है। कहने का मतलब क्या है कि जो टेनेंट है वो होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी को, होल्डिंग एट प्रॉपर्टी, even after a notice to quit, is given to him. ओके, सो टेनेंट को एक नोटिस मिल गया है क्विट करने का, तब भी उस प्रॉपर्टी को अगर वो होल्ड किए हुए है तो ये डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट इसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। सो हम लोगों ने 5 एग्जांपल्स देखे कि डिक्री ऑफ मीन प्रॉफिट्स किन पर्सन के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। हम लोगों ने नोट देखा कि मीन प्रॉफिट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फाइल किए जा सकते हैं। हम लोगों ने रूल देखा कि पर्सन लायबल होगा मीन प्रॉफिट के लिए कब, जब वो रॉन्गफुली परचेस करेगा प्रॉपर्टी को, एज वेल एज प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट भी करेगा। और एसेंस क्या है, क्या एसेंस है क्लेम करने का, किस बेसिस पे क्लेम करेंगे? कोई प्लेंटिफ डिफेंडेंट के अगेंस्ट मीन प्रॉफिट का क्लेम तभी कर सकता है जब वो डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली परचेस किए हुए है। तो ये जो रॉन्गफुल पोजेशन है ये इस डिफेंडेंट की लायबिलिटी है, तभी मीन प्रॉफिट की का क्लेम उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ कर सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई प्लेंटिफ है और वो प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ड हो जाता है, वो भी एक पर्सन से नहीं, बाय सेवरल पर्सन। सो हम लोग देखते हैं कि अगर प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ड हो जाता है, अपनी प्रॉपर्टी से
डिस्पोजेस्ड हो जाता है फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी by several person, by several person. Okay, by several person. मैंने एक डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, several person. ओके, सो ये प्लेंटिफ है, ये प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी से एक लैंड है इसके पास। अगर ये प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस हो जाता है बाय द सेवरल पर्सन, सो हर एक इसमें ईच पर्सन लायबल होगा, ओके। सो ईच पर्सन इज लायबल किस चीज के लिए लायबल होगा? लायबल टू पे मीन प्रॉफिट्स। मीन प्रॉफिट मीन कंपनसेशन टू द रियल ओनर। ओके, मीन प्रॉफिट्स टू द प्लेंटिफ। तो देख लेते हैं एक बार से कि अगर कोई प्लेंटिफ है, वो ये प्लेंटिफ अगर अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस हो जाता है बाय सेवरल पर्सन, तो इसमें ईच यानी हर एक पर्सन लायबल होगा पे करने के लिए मीन प्रॉफिट्स किसको? प्लेंटिफ को। इवन दो सपोज कीजिए इस पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये पर्सन जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है, सपोज कीजिए ये पर्सन एक्चुअल पोजेशन में नहीं है इस प्रॉपर्टी के, वेयर इज 4 पर्सन इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल पोजेशन में है, तब भी ये डिफेंडेंट इसको पे करेगा। ओके, ये नहीं है एक्चुअल पोजेशन में इस प्रॉपर्टी के, तब भी ये इसको प्लेंटिफ को पे करेगा। और दूसरा एग्जांपल, सपोज कीजिए ये रेड फेस में इसका कर देता हूँ, ग्रीन फेस वाले का फॉर इंस्टेंस, लाइक दिस। सपोज कीजिए अब ये पर्सन जिसका मैंने रेड फेस किया है और ये वाले पर्सन का मैंने ग्रीन फेस किया था, सपोज कीजिए अब ये पर्सन प्रॉपर्टी के पोजीशन में तो है, एक्चुअल पोजीशन में, लेकिन जो इस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट्स हो रहे हैं ये इसको नहीं दे रहे हैं, ये अदर डिफेंडेंट इसको नहीं दे रहे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल, या दूसरे वे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी के पोजीशन में तो है एक्चुअल में, बट ये इसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट माइट नॉट हैव बीन रिसीव्ड बाय दिस पर्सन, इवन तब भी ये पर्सन लायबल होगा प्लेंटिफ के। दैट मीन्स तब भी इस पर्सन को पे करना पड़ेगा मीन प्रॉफिट प्लेंटिफ को। ओके, सो लिख लेते हैं कि ये जो पर्सन है, फॉर इंस्टेंस इनको मैं रिड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और बताने की कोशिश करते हैं। तो ये ग्रीन और ये रेड, ओके। सो ये पर्सन not in actual position of property, और ये जो पर्सन है ये प्रॉफिट रिसीव नहीं कर रहा है। दैट मीन्स प्रॉफिट्स might not have been received by
by this person. Okay, so person A, person B, person C, person D and person E. So person D एक्चुअल पोजीशन में प्रॉपर्टी के नहीं है, वेर एज पर्सन ई एक्चुअल पोजीशन की प्रॉपर्टी के एक्चुअल पोजीशन में तो है, एंड दिस इज डिफेंडेंट एक्स, मिस्टर एक्स. ओके, दिस इज मिस्टर एक्स. सो ई प्रॉपर्टी के एक्चुअल पोजीशन में है बट प्रॉफिट रिसीव नहीं कर रहा. तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये, अब मैं इसको एक बार इस जो एग्जाम्पल को मैंने लिया है थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ कि प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस हो गया बाय सेवरल पर्सन. सो इसमें हर एक पर्सन जो है लाइबल होगा, इवन दो okay, that is even though. Okay, even though this person might not in actual position of the possession of the property, and this person or this person might profits might not have been received by this person. Okay, so कोर्ट क्या करेगी इन केसेस में? सो कोर्ट इस केस में सभी ट्रेसपासर्स को, इन सभी ट्रेसपासर्स को, ये सभी ट्रेसपासर्स ए टू ई तक, ऑल ट्रेसपासर्स को जॉइंटली और सिवियरली लायबल करेगी. को जॉइंटली और सिवियर बहुत स्ट्रिक्टली लायबल करेगी. इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि इन सभी पर्सन को मीन प्रॉफिट्स प्लेंटिफ को पे करना होगा. इस केस में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट इन सभी ट्रेसपासर्स को उनके रिस्पेक्टिव राइट्स एडजस्ट करने की चॉइस देगी. दैट मीन्स किसको कितना प्रॉफिट देना है या किसको कितना प्रॉफिट नहीं लेना है, वो कोर्ट इन ट्रेसपासर्स पे डिफाइन करेगी. तो ये इनको लीव कर देगी, लीविंग दीज पर्सन. किस चीज़ पे लीव करेगी? टू हैव देयर रिस्पेक्टिव राइट एडजस्टेड, टू हैव देयर respective rights adjusted. ओके, सो कोर्ट इस केस में जॉइंटली और सिवियरली लायबल तो करेगी सभी ट्रेसपासर्स को, उसके साथ साथ उन सभी को लीव करेगी, उन सभी को चॉइस देगी कि वो अपने रिस्पेक्टिव राइट म्यूचुअली एडजस्ट कर लें. और ये कैसे करेंगे राइट एडजस्ट? कैसे करेंगे? हाउ, कैसे करेंगे ये? कैसे ये रिस्पेक्टिव राइट्स, ओके, कैसे ये रिस्पेक्टिव राइट एडजस्ट करेंगे? एक सूट फाइल करना पड़ेगा इन सभी को, और ये सूट होगा कंट्रीब्यूशन का सूट. ओके, अ सेपरेट सूट फॉर फाइलिंग by filing a separate suit for contribution. ओके, सो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, अ सूट फॉर कंट्रीब्यूशन. सो क्या मैंने इसमें बोला कि ट्रेसपासर्स को जॉइंटली और सिवियरली तो लायबल करेगी, बट कोर्ट उनको लीव करेगी कि वो अपने रिस्पेक्टिव राइट्स एडजस्ट कर लें. और कैसे ये ट्रेसपासर्स या ये जो डिफेंडेंट्स हैं
ये अपने राइट्स को एडजस्ट करेंगे, वो एक सूट फाइल करेंगे, एक सेपरेट सूट कोर्ट में फाइल किया जाएगा और ये सूट होगा कंट्रीब्यूशन का सूट। ओके, या कोर्ट क्या कर सकती है, बाय इट्स डिस्क्रिशन कोर्ट में, कोर्ट या तो उनको चॉइस देगी या कोर्ट खुद क्या कर सकती है, कोर्ट एसरटेन करेगी कितने राइट हैं और अपोर्शन करेगी किसको कितना पार्ट मिलना चाहिए प्रॉपरली। ओके, लायबिलिटी ऑफ ईच, सो कोर्ट एसरटेन एंड अपोर्शन करेगी इन सभी ईच एंड एवरी वन ऑफ द डिफेंडेंट और ईच एंड एवरी वन ऑफ द ट्रेसपासर्स की लायबिलिटी को कोर्ट एसरटेन और अपोर्शन करेगी। ओके, सो लिख सकते हैं कि लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम। ओके, सो क्या बोला कि कोर्ट जॉइंटली और सिवियरली लायबल तो करेगी, साथ में कोर्ट ऑप्शन देगी ट्रेसपासर्स को कि वो अपने रिस्पेक्टिव राइट एडजस्ट कर लें। और ये कैसे करेंगे, एक कोर्ट में एक सेपरेट सूट फाइल करके, या कोर्ट खुद में अपने डिस्क्रिशन के थ्रू एसरटेन और अपोर्शन करेगी लायबिलिटी हर एक की लायबिलिटी को डिटरमाइन करेगी कि किसको कितना मीन प्रॉफिट प्लेंटिफ को पे करना है। और ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस, फिर से मैं उसी केस को रिपीट करूँगा, लूसी वर्सेस मरियप्पा वाला केस, इसमें कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया था जो मैंने अभी आपको डिस्कस करवाया 1979। ओके, सो इसी के साथ मेरा आज का डिस्कशन जो कि क्लेम वाला था कि क्लेमिंग मीन प्रॉफिट किसके अगेंस्ट क्लेम हम लोग कर सकते हैं या पार्टीज कर सकती हैं, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डिस्कशन में मीन प्रॉफिट के कुछ और पार्ट्स की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आज का ये डिस्कशन क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने थोरोली आपको मीन प्रॉफिट की क्लेमिंग के बारे में बता दिया है। सो गाइस, अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।